वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र पेपर 1 के मॉडल पेपर के बारे में और जानेंगे कि मॉडल पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछा आता है। मॉडल पेपर का यह मतलब होता है कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आने वाली परीक्षा में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे एग्जाम हॉल में। तो 2021 का ये मॉडल पेपर है जिसके अंतर्गत आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहले जान लीजिए, जो बीए द्वितीय वर्ष में जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो दो पेपर आपको देने होते हैं। दो पेपर में पहला जो पेपर होता है उसका नाम क्या होता है? तो पहले पेपर का आपका नाम होता है राष्ट्रीय आय विश्लेषण, मुद्रा एवं बैंकिंग। राष्ट्रीय आय विश्लेषण को अंग्रेजी में हम कहते हैं नेशनल इनकम एनालिसिस। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम एनालिसिस। साथ ही साथ मुद्रा को अंग्रेजी में मनी और बैंकिंग को बैंकिंग ही कहते हैं, एवं को एंड कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में अगर हम पेपर 1 का नाम बताना चाहें तो अंग्रेजी में इसका नाम होता है नेशनल इनकम एनालिसिस, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहीं पर प्रश्न यह उठता है कि सर दूसरे पेपर का क्या नाम है? तो दूसरे पेपर का भी नाम जान लीजिए आप लोग। दूसरे पेपर का नाम यानी द्वितीय प्रश्न पत्र का आपका नाम है लोक वित्त एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब लोक वित्त को अंग्रेजी में हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। क्या कहते हैं? लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। ठीक, अब और इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो लोक वित्त एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार पेपर 2 का नाम है, यानी द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है। पेपर 2 के बारे में बताएं तो पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अंग्रेजी में हो गया ये बात। ठीक, इतनी बात समझ में आई। सिलेबस की वीडियो भी अपलोड होगी, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से पूछा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन से हैं, ठीक है, उन सभी इंपॉर्टेंट को हमने हस्तलिखित रखा है, मतलब अपने हाथों से हमने छांटा है प्रश्नों को, जो विगत वर्षों में भी पूछे गए हैं। विगत मतलब पिछले वर्षों में हमने देखा कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने पेपर पैटर्न को भी देखा, किस प्रकार से हर एक साल में किस प्रकार से पैटर्न चेंज करता है। उन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा करी, यानी एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। उसके तदुपरांत आपके सामने मैं मॉडल पेपर लेकर के हाजिर हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बिना समय गवाए। तो वीडियो भैया पसंद आएगी, ये मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए। यानी इनसे संबंधित जो मॉडल पेपर में मैं प्रश्नों को रखूंगा, इन प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करवाने का भी प्रयास करूंगा। तो आप अगर सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। मित्रों, आपके सामने यहाँ पर एक स्लाइड प्रस्तुत है। उस स्लाइड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब प्रश्न यह उठता है, भैया अति लघुत्तरीय आपने क्यों लिखा? क्योंकि आपका पेपर जो होता है मेरे साहब वो 3 खंडों में बटा हुआ होता है। 3 खंड कौन कौन से होते हैं? खंड आ, खंड बा और खंड सा। 3 खंड होते हैं। तो खंड आ से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? प्रश्न उठता है तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। ठीक, अब आ जाइए खंड बा पर, यानी सेक्शन बी। सेक्शन बी से जो है लगभग आपके 10 प्रश्न दिए होते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का एक अथवा करके दिया होता है। तो इस प्रकार से आपको केवल 5 प्रश्न ही करने होते हैं। किससे? खंड बा से, यानी सेक्शन बी से, जो कि अति लघुत्तरीय होते हैं। कितने शब्दों में लिखना होता है भैया? प्रश्न उठता है तो 200 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। अति लघुत्तरीय को 50 शब्दों में। अब खंड सा आता है, यानी सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपको 5 प्रश्न दिए होंगे। 5 प्रश्न जो दिए होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे। अब दीर्घ उत्तरीय होंगे भैया, तो दीर्घ उत्तरीय को कितने शब्दों में लिखेंगे? दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा को कितने शब्दों में? 500 शब्दों में। किसी किसी यूनिवर्सिटी में और भी बढ़ा देता है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, जितना भी कहेगा आप लिख सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। ठीक, तो कुल मिलाकर के वहां से 5 पूछेगा प्रश्न, और उन 5 में से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि उनमें से केवल 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं 500 शब्दों में। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना मित्रों? चलिए शुरू करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी खंड आ से। देखिए भैया, पहला जो खंड है अति लघुत्तरीय प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न इससे पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित करिए। या राष्ट्रीय आय ऐसे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा,
और अंग्रेजी में नेशनल इनकम। पेपर में एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि पेपर में आपको हिंदी में भी लिखा होता है और अंग्रेजी में भी लिखा होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग पेपर देने जाएंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ेंगे, और दोनों पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। क्योंकि जो अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र अंग्रेजी में आप ज़्यादा समझ पाएंगे, हिंदी में थोड़ा आपको कम समझ में आएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी हिंदी दोनों देखना है आपको। चलिए, पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आय क्या होती है। प्रश्न उठता है भैया राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय को मार्शल महोदय ने परिभाषित करा है, तो आप उनका डायरेक्ट यहीं पर लिख सकते हैं। अन्यथा आप राष्ट्रीय आय से संबंधित अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने अपलोड कर दी है, उसको देख लीजिएगा आप। राष्ट्रीय आय जो होती है मित्रों, मार्शल महोदय कहते हैं, मार्शल महोदय ने बताया है राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते हुए कि देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी के द्वारा कार्य करने पर एक वर्ष या प्रतिवर्ष भौतिक व अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है, इन सभी की शुद्ध उत्पत्ति के योग को क्या कहते हैं। इन सभी जो है जितने भी हम सारी चीजें प्राप्त करते हैं, इन सभी को शुद्ध शुद्ध हम नापते हैं और उन सभी को जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा मित्रों, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय आय होती है इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है। उसका क्या नाम है, उसको राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं, राष्ट्रीय लाभ अंश। तो राष्ट्र का लाभ का जो अंश होता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक, तो चाहे राष्ट्रीय लाभांश पूछा जाए चाहे राष्ट्रीय आय पूछी जाए, आप बता सकते हो। अब मार्शल के शब्दों में आपने लिख दिया, अगर आपके पास और शब्द है, टाइम है, तो आप और करके लिख सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे लिखेंगे। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय वह आय होती है जो किसी देश के प्राकृतिक साधनों पर, मतलब श्रम, अपने श्रम के द्वारा, पूंजी के द्वारा, मतलब कोई प्राकृतिक साधन है, जैसे कोयला है। मान लिया, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा दूं, मान लिया कोयला है, तो कोयले पर आपने कितना श्रम किया है और कितनी पूंजी लगाई है कोयले को सही तरीके से बनाने के लिए। अब मान लिया कोयला आपका बन गया, तो क्या हो गया, अब एक वर्ष में आपने कितना कोयला बनाया, कितना उसमें श्रम लगाया, कितनी पूंजी रखी। ठीक, अब उससे कोयले से क्या क्या हमको भौतिक सुख मिल रहा है और अभौतिक सुख मिल रहा है, और तमाम प्रकार की जो कोयले से हमको सेवाएं मिल रही हैं वो किस प्रकार से मिल रही हैं। इन सभी सेवाओं को, इन सभी सुखों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद में क्या करते हैं, इसकी शुद्ध उत्पत्ति, मतलब जो इनमें से जो हमको श्रम और पूंजी लगी हुई होती है उसको माइनस कर देते हैं। जैसे 100 रुपये हमको लगे हैं श्रम और पूंजी, और 50 रुपये, मतलब 100 रुपये लगे हैं और 200 रुपये की मार्केट वैल्यू है। 200 में से हम 100 घटा देंगे, 100 रुपये जो बचेगा वही क्या होगा, राष्ट्रीय आय होगा। समझे बात कि नहीं समझे। तो जितना लागत मूल्य होगा हम उसको लेस कर देंगे, और जो बचेगा वही क्या होगा, राष्ट्रीय लाभांश यानी राष्ट्रीय आय होगा। समझ में आई बात, समझ में आई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को एक और नाम से जानते हैं, तो उसका क्या नाम है, कुल घरेलू उत्पाद आपको बोलेगा, या फिर अंग्रेजी में आपको दे देगा जीडीपी। क्या देगा, जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या देगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब कुल, सकल मतलब क्या होता है, सब या कुल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि कोई देश है, उस देश की सीमा के अंतर्गत, कोई देश के यानी भारत की सीमा के अंतर्गत, या भारत के नक्शा में जितने लोग आते हैं उसके अंतर्गत, यानी किसी देश के सीमा के अंतर्गत एक निश्चित समय में या एक वर्ष की अवधि में, तो किसी सीमा के अंतर्गत एक साल में या एक वर्ष की अवधि में क्या होता है, जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें मौद्रिक, मतलब उसका जब हम मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य पता करते हैं वही होता है कुल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो समझिए बात, एक देश है तो उस देश में जान लिया ये पूरा देश है, ये एक सीमा है, तो ये नक्शा है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, इसमें विदेशी भी रहते हैं और मतलब अपने यहाँ के नागरिक भी रहते हैं और तमाम प्रकार के लोग रहते हैं। अब यहाँ पर जो सबके द्वारा क्या हो रही है, जो उत्पादन किया जा रहा है, जो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है या फिर सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, वस्तु तमाम प्रकार की जानते हैं, तमाम प्रकार की सेवा प्राप्त करने वाली वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो तमाम प्रकार के जो उत्पादन होते हैं, कृषि का उत्पादन हो या फिर आप जो है रोजगार, मतलब हर एक क्षेत्र में देख सकते हैं, तो जो उत्पादन हो रहा है या फिर जो भी कमाई हो रही है उनका हम क्या करते हैं, उनका मार्केट वैल्यू देख लेते हैं। मान लिया हमने कोयला बनाया या फिर हमने एक लौह अयस्क को बनाया, फिर मान लिया कोयला बनाया, बहुत अच्छा उदाहरण है, कोयला हमने बना लिया, भारत की सीमा के अंतर्गत हमको कोयला मिला झरिया कोयले वाले क्षेत्र में। अब कोयला हमको मिला, कोयला हमने बना दिया,
ठीक है, कोयला बनाया। अब कोयले बनाने के बाद में जो सारी चीजें मतलब इकट्ठा हो गई, अब कोयला बना के हम एकदम इकट्ठा हो गए, तो अब उस कोयले की क्या कीमत होती है, वही होता है क्या, तो एक वर्ष में कितना कोयला उत्पादन हुआ, मतलब इसी प्रकार से तमाम सारी वस्तुएं आपको मिलेंगी, तो उन सभी को मिला देते हैं तो वो क्या बनता है, सकल घरेलू उत्पाद। पूरे मतलब भारत में जितना भी उत्पादन किया जा रहा है उन सभी को क्या कर लेंगे हम, उनकी मार्केट वैल्यू देखेंगे, यानी बाजार मूल्य देख लेंगे कि इसकी बाजार में क्या कीमत है। यानी बाजार में अगर 100 रुपए का ही वह कोयला है तो उस जो है एक साल में जो सकल घरेलू उत्पाद होगा वह 100 रुपए होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अब यहीं पर 1 मिनट में समझ लीजिए जो होता है जीएनपी। अब यहीं पर आपने समझा सकल घरेलू उत्पाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी, ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब यहीं पर जीएनपी होता है, यन मतलब होता है नेट, शुद्ध। अब शुद्ध कब होगा, जब जितने मान लिया कोयला आपने बनाया था, अब कोयले बनाने में आपके 50 रुपए लग गए थे, अब उस 50 रुपए को आप काट दीजिए, मतलब हटा दीजिए, तो अब 50 रुपए आपके बचे, तो वही होता है ग्रास नेट नेट प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रास नेट प्रोडक्ट। क्या होता है भैया, ग्रास नेट प्रोडक्ट। समझ में आई बात। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब पूरा कोयला बनाने में कितना हमको पैसा लगा, मतलब पैसा वैसा लगा जो भी, वो वही हटा दो, मान लिया वो सब जितना लगा वो तो लगा। अब उसको देखते हैं कोयला कितने रुपए का है। कोयला मान लिया 100 रुपए का है। अब 100 रुपए क्या हो गया आपका, 100 रुपए होगा सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन जब कोयले में से अगर मान लिया आपका श्रम शक्ति पूंजी वगैरह जितना आपने लगाया है उसमें वो 50 रुपए है, अब वो 50 रुपए आपने क्या कर लिया, घटा दिया। अब जो बचेगा वो क्या होगा, वो ग्रास नेट प्रोडक्ट होगा। क्या होगा भैया, ग्रास नेट प्रोडक्ट होगा, यानी कि वो होगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या होगा भैया, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब चलिए समझते हैं और आगे। अब यहीं पर ये तो घरेलू हो गया। अब आपसे राष्ट्रीय पूछ सकता है कि राष्ट्रीय यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद भी आपसे पूछ सकता है, इसको भी समझ लीजिए एक शब्दों में। मैं हालांकि वीडियोस बनाऊंगा उसमें समझा दूंगा, लेकिन कुल राष्ट्रीय उत्पाद को समझ लीजिए आप। यहीं पर समझ लीजिए चारों चीजें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो जी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भैया, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीएनपी। क्या कहते हैं, जीएनपी। एक मिनट, जो हमने इससे पहले आपको बताया होगा, अभी इससे पहले हमने बताया था क्या, सकल घरेलू उत्पाद बताया था, तो उसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है, उसको जीडीपी कहते हैं। 1 मिनट बता दूं फिर से, जो हमने सकल घरेलू उत्पाद कहा था उसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी। और इसी को हम इसके बाद में क्या कहते हैं, उसको एनडीपी कहते हैं, एनडीपी। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। वहां पे हमने क्या बना था, जीएनपी बता दिया था। जीएनपी मतलब होता है राष्ट्रीय उत्पाद। तो वहां पे जीएन जो हमने जीएनपी की परिभाषा बताई थी, जीएनपी की परिभाषा में एनडीपी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये परिभाषा हमने बता दी। अब जीएनपी और एनएनपी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा मतलब उतर गया था माइंड से, उसके लिए सॉरी। तो जीएनपी लिख लें पहले, नहीं फिर दिक्कत हो। जीएनपी और एनएनपी, देखिए जी लगा है मतलब ग्रास, जी लगा है मतलब ग्रास, और ग्रास का मतलब होता है सकल यानी कुल। एन मतलब होता है नेट, और क्या होता है, प्रोडक्ट, नेशनल। ठीक, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है, वहाँ पे क्या था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, यहाँ पर नेशनल यानी अंतर भारत की सीमा के अंतर्गत, तो भारत के बाहर भी जो लोग रहते हैं उन सभी को इसमें शामिल कर लेंगे। तो जो कुल राष्ट्रीय उत्पाद होता है यानी जीएनपी, जीएनपी को क्या कहते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद वह उत्पाद होता है, कोई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की जाती है, उन सभी के बाजार मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी भारत की सीमा के अंतर्गत और भारत से बाहर रह रहे लोग जी कितना रुपया कमाते हैं, कितनी सेवाएं या फिर कितनी वस्तुएं उत्पादित करते हैं, उन सभी का जो बाजार मूल्य होगा वो क्या होगा, वो ग्रास सॉरी क्या होगा, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। क्या होगा, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। अब एनएनपी क्या होगा, अब इसी में से जब नेट हम कर लेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा। एन राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमने पूंजी और जो श्रम वगैरह लगा होता है अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर, यानी भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के बाहर जो लोग रह रहे हैं
क्या पूंजी लगी है और क्या श्रम शक्ति लगी है, उन सभी को जब घटा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 4 मुद्दे आपको समझना चाहिए और समझ में आ गया होगा आपको। जीडीपी किसको कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। फिर से एक बार समझ लीजिए, जीडीपी क्या होती है, भारत की सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हमको एक वर्ष के अंतर्गत प्राप्त होती हैं, उन सभी के बाजार मूल्य को हम क्या कहते हैं, उन सभी के बाजार मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक, उसके बाद में एनडीपी आता है। एनडीपी मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, उनमें से जो पूंजी और श्रम, जो कुछ लागत मूल्य लगा है हमारा, वो हटा देते हैं, बाकी जो प्रॉफिट बचता है वही क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यार ये कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। हाँ भैया सॉरी, कुत्ते भौंक रहे थे तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब माफ़ी हम क्या चाहेंगे, कुत्तों को माफ़ी मांगनी चाहिए आप लोगों से। लेकिन चलिए, तो एनएनपी, एनडीपी, उसके बाद में क्या आता है, दूसरा क्या बताया हमने, जीएनपी। ठीक है, जीएनपी और एनएनपी। जीएनपी क्या होता है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की हम बात करेंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, यानी जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है या कुल राष्ट्रीय उत्पाद, वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय और मतलब जो बाहर भी रह रहे हैं लोग और यहाँ पर भी रह रहे हैं, वो कितनी सेवाएं और कितनी चीज़ें वस्तुएं उत्पादित कर रहे हैं, उन सभी की मार्केट वैल्यू को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कुल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसी कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम क्या लेस कर देंगे, उनकी श्रम और पूंजी जब लेस कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा, यानी एनएनपी प्राप्त होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है आपका प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का एक सूत्र होता है। तो प्रति व्यक्ति आय को, सूत्र को आपको दर्शा देना है। प्रति व्यक्ति आय के मतलब होता है, प्रति व्यक्ति आय जो होती है अर्थव्यवस्था की औसत आय होती है, यानी एवरेज आय होती है। एवरेज आय मतलब क्या होता है कि जितने भी लोगों की आय होती है उनमें से बटा कर देते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, एक सूत्र होता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। यानी पूरे राष्ट्र की या पूरे देश की कितनी जनसंख्या, कितना जो है आय है और कितनी जनसंख्या है, तो जितनी आय है उसको जनसंख्या के भागे मतलब बटे कर दो और आपका निकल आएगा। मतलब मैं एक बात आपको समझा देना चाहता हूँ, जैसे भारत है, भारत देश की जो है अगर एक व्यक्ति की आय निकालनी, प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है एक व्यक्ति कितना कमाता है। ठीक, तो एक व्यक्ति कितना कमाता है अगर ये निकालना है आपको, तो पहले कुल राष्ट्रीय आय निकाल लीजिए। कुल राष्ट्रीय आय जो होती है, मान लिया भारत की कुल राष्ट्रीय आय कितनी रुपए है, भारत की कुल राष्ट्रीय आय मान लेते हैं 100 रुपए है, बहुत सहज समझिए 100 रुपए है। भारत एक साल में 100 रुपए कमाता है, मान लेते हैं पूरे भारत में 100 रुपए, अंतिम वस्तुएं जितनी भी होती हैं इन सभी को मिलाकर के 100 रुपए प्राप्त होता है। भारत की जनसंख्या मान लेते हैं कितनी है, भारत की जनसंख्या मान लेते हैं 50 है। ठीक, 50 है, भारत की जनसंख्या कितनी है, 50 है मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा है भारत की जनसंख्या। द्वितीय नंबर पर हैं हम जो है जनसंख्या के मामलों पर, चीन नंबर 1 पर है, उसको भी पिछाड़ देंगे कुछ दिन में। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार से चलता रहा तो देखिए, तो कुल क्या रहा, ये क्या है, कुल राष्ट्रीय आय है, मतलब पूरे भारत में 100 रुपये कमा रही, 100 रुपये भारत सरकार के पास कमाई है। और उसके बाद में जनसंख्या कितनी, 50 जनसंख्या है, इससे भाग कर दो, 0 0 कट गया, 5 दूना 10, यानी कुल मिलाकर के 2 रुपये एक व्यक्ति की आय पड़ती है। कितनी रुपए, 2 रुपये। ऐसे मान करके आप जो है समझा सकते हैं कि माना भारत देश की, मतलब भारत देश के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण देते हुए आप लिख देंगे कि माना भारत की आय 100 रुपये है, तो उनमें से मैं बात बताना चाहूँ तो एक सूत्र दिया होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। तो 100 रुपये भारत की आय बटे जनसंख्या मान लेते हैं 50, तो बटा करके इस प्रकार से 2 रुपये भारत के प्रति व्यक्ति आय होगी। इस प्रकार से आप समझा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा मान लेंगे अगर कि माना तो बिल्कुल वो समझ जाएगा एग्जामिनर, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण से आप समझा भी सकते हैं। जो प्रति व्यक्ति आय होती है अर्थव्यवस्था की कुल आय में जब कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो वही प्राप्त हो जाती है। बस इतना लिख देना आपको, कुछ नहीं। आगे देखते हैं, 50 शब्द हो गए। अगला देखते हैं दोहरी गणना का क्या अर्थ होता है। दोहरी गणना मतलब क्या होता है, इसको बता दे। दोहरी गणना मतलब जैसे होती, मान लिया कोई वस्तु है, मान लिया एक गन्ना है और कपास है, मान लेते हैं गन्ना और कपास, इसकी पहले गणना की गई, इसको गणना करी गई कि मतलब ये कैसे उत्पादन हुआ, इसकी मतलब कृषि कैसे की जाती है, ये चीज़ें मतलब सारी चीज़ें इसकी गणना हो गई। उसके बाद में मित्रों जब इसका मतलब सारी चीज़ें हो गई, ये बनने लगा, अब गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है, और कपास से क्या बनता है,
कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, कपास से कपड़ा बनता है, गन्ने से क्या बनती, चीनी बनती है। तो जो गन्ने और कपास की मात्रा को सम्मिलित कर लेते हैं और फिर से उसका औद्योगिक उत्पादन करने के बाद में फिर से चीनी और कपड़े को उसमें मिला लिया जाता है, यानी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार की गणना को हम क्या कहते हैं, दोहरी गणना। यानी गन्ने से चीनी बनी और कपड़े से मतलब कपास से क्या बना, कपड़ा बना, इन सभी चारों को हम इन चारों की गणना कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमको क्या कहते हैं, इसी को दोहरी गणना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दोहरी गणना कहते हैं इसको। ठीक, कि गन्ना की लागत मूल्य क्या थी क्या नहीं थी, सारी चीजें उसको देखेंगे। उसके अंदर फिर चीनी की लागत मूल्य और क्या थी, मतलब चीनी को कैसे बनाया गया, सारी चीजें देखते हैं। कि गन्ना जब किसान उगाता है तो 300 रुपये कुंटल में जाता है, चीनी कितने कितने किलो में मिलती है, 34-35 रुपये किलो में जाती है। ठीक, तो ये होता है गणना। तो उस दोनों की गणना करेंगे तो यही होता है क्या, दोहरी गणना होती है। ठीक, दोहरी गणना का अर्थ ऐसे बता सकते हैं। ठीक, आपकी गन्ना और कपास का उदाहरण आराम से दे दीजिएगा, बड़े आराम से। ठीक, आगे देखते हैं, मुद्रा संकुचन क्या होता है। मुद्रा संकुचन, संकुचन मतलब होता है कमी। तो मुद्रा में जब कमी आ जाए वही क्या होता है, संकुचन होता है, बस और कुछ। और यहीं पर एक और प्रश्न पूछ लिया था, मुद्रा प्रसार क्या होता है। तो मुद्रा संकुचन मतलब मुद्रा में कमी आ जाना। ठीक है, मुद्रा और प्रसार का मतलब होता है कि मुद्रा बढ़ जाना। और जब ध्यान रखेंगे, जब मुद्रा का संकुचन होता है तो क्या होता है, मूल्यों का ह्रास होता है और मुद्रा का क्या हो जाता है, मूल्य बढ़ जाता है। भैया जब किसी की कमी होती है तभी आपको क्या पता चलता है, उसकी अहमियत। जब आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला जाता है तब उसके आपको मतलब उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और उसको तब बाद में आपको फील होता है कि हाँ काश होता तो ऐसा होता। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब आपको मतलब जब आपके पास कोई चीज़ कमी रहेगी तब उसका रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब मुद्रा संकुचन में क्या होता है, मुद्रा संकुचन में मुद्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कम मुद्रा मार्केट में होती है, यानी कम पैसा मार्केट में होता है, यानी जो तरलता होती है वो कम होती है। ठीक, जब तरलता कम होती है, लिक्विडिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब लिक्विडिटी कम होती है, तरलता कम होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जब मार्केट में तरलता यानी पैसे की सप्लाई कम है तो लोगों के पास कम पैसा है। जब लोगों के पास कम पैसा होता है तो लोग क्या करेंगे, कोई सामान वगैरह नहीं खरीदेंगे। ठीक है, जब सामान ही नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, तो जो पूरा जो साख नियंत्रण होता है एक पूरे समाज बाजार का, बाजार ठप हो जाएगी, यानी जो उद्योगपति है बड़े बड़े वो नहीं चल पाएंगे। जैसे जब आपके पास पैसा होगा तभी आप मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, तभी आप कार वगैरह खरीदेंगे, तभी आप मोटरसाइकिल खरीदेंगे, तभी आप जो है आप तमाम प्रकार की चीज़ें करेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे। ठीक, जब आपके पास क्या होगा, मनी होगा, यानी पैसा होगा, मनी सप्लाई आप में बराबर आ रही होगी, तब आप ये सब सारी चीज़ें खरीदेंगे। तो मोटरसाइकिल आपने खरीद लिया, मान लिया जब पैसे आपके पास थे, तो वो हो गया मुद्रा प्रसार। लेकिन आपके पास पैसे नहीं, आप मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहे, ये क्या है, मुद्रा संकुचन की स्थिति। समझ गए आप लोग। तो अगर आपसे मुद्रा संकुचन पूछा जाए तो मुद्रा संकुचन का अर्थ होता है, क्या होता है, मुद्रा में कमी आ जाना, मुद्रा के मूल्यों का ह्रास हो जाना, मतलब मुद्रा का क्या हो जाता है, मूल्य बढ़ जाता है। और जो मूल्य मतलब जो वस्तुएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो क्या हो जाती है भैया, वो महंगी हो जाती हैं। ठीक है, तो मूल्यों का ह्रास होता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, और सारी चीज़ें होती हैं, सस्ती हो जाती हैं। जब कोई खरीदेगा नहीं उसको तो मूल्य सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक किताब है वो 20 रुपए की मिल रही है मार्केट में, और मार्केट में 20 रुपए की मान लिया कोई किताब मिल रही है। या फिर ओप्पो का फ़ोन मैं ले लेता हूँ, ओप्पो का फ़ोन 10,000 रुपये में बिक रहा है। अब लोगों के पास पैसा नहीं है ओप्पो का फ़ोन खरीदने के लिए, तो 10,000 रुपये में बेच रहा है। सभी लोगों के पास मान लिया 8-8 हज़ार रुपये हैं, तो क्या करेंगे, जब वो देखेंगे हमारा माल नहीं बिक रहा है तो उसको सस्ता करेंगे। ठीक है, जब उनका माल नहीं बिकेगा ओप्पो वालों का तो सस्ता करेंगे। अब उन्होंने माल सस्ता कर दिया, कह दिया कि 8 रुपये, मतलब 8,000 रुपये में अब हम फ़ोन दे देंगे। ठीक, तो जब मुद्रा में कमी आती है, जब मार्केट में पैसा कम होता है तो चीज़ों की जो रेट मतलब जो रेट होता है चीज़ों का वो घट जाता है। ध्यान रखेंगे, जब मुद्रा की कमी होगी, पैसों की कमी होगी तो रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब मुद्रा बढ़ जाएगी यानी जब मुद्रा का प्रसार होगा, मुद्रा सबके पास अधिक मात्रा में हो जाएगी तो क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो महंगाई कब बढ़ती है, जब आपके पास पैसा ज़्यादा होता है। महंगाई कब बढ़ेगी, जब पैसा ज़्यादा होगा। महंगाई कब घटेगी, जब पैसा आपके पास कम होगा। इसको नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंकों को, छोटे छोटे बैंकों को क्या करता है, पैसा दे देता है कि उधार बांटो। अब जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, मान लिया आरबीआई ने एसबीआई को दे दिया 10 करोड़ रुपए कि लो तुम इतने % ब्याज पर 1% की कमी करके। अब जो एसबीआई होता है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने जो कस्टमर्स होंगे उनको कहेगा कि भैया 5% पर मैं आपको ब्याज दे रहा हूँ। पहले 5% पे मान लिया दे रहा था तो कहेगा अब 1% कम पे 4% पे मैं दे रहा हूँ ब्याज,
मतलब ब्याज पर पैसे उधार, आओ ले जाओ। तो जो बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, जो बड़े बड़े लोग होंगे, वो क्या करेंगे, वहां से पैसे लेंगे। अब पैसे लेंगे तो उसका क्या करेंगे, वो पूंजी के रूप में कहीं पर लगा देंगे। जब पूंजी के रूप में वो कहीं पर लगा देंगे उस पैसे को, और लगाने के बाद में क्या होगा, तमाम प्रकार की वस्तुएं अपनी दुकान वगैरह में जो कुछ भी धंधा कर रहे हैं उसमें लगा देंगे। जब मार्केट में सामान आ जाएगा, यानी मार्केट में क्या हो गई, मुद्रा की सप्लाई हो गई। मुद्रा की सप्लाई के बाद में क्या हो जाएगा, वस्तुओं की सप्लाई हो जाती है। और वस्तुओं की सप्लाई के तदुपरांत क्या हो जाता है, कुछ ऐसे व्यक्ति भी उसमें से जो है लोन लेते हैं बैंक से, जिनको क्या करना होता है, अपना जो है घर भी चलाना होता है। ठीक, तो क्या होगा, लोगों के पास में पैसा आ जाएगा। जब कम उधार मतलब कम ब्याज पे बैंक देगा तो सभी लोग लेना चाहेंगे। और जब पैसे सबके हाथ में आ जाएंगे और वस्तुओं की सप्लाई भी बढ़ जाएगी मार्केट में, तो क्या होगा, लोग खरीदने के लिए जाएंगे। खरीदने के लिए जाएंगे तो सबको पता चलेगा कि हाँ, वस्तुओं के मूल्य में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप खरीदेंगे। ठीक, तो और क्या करेंगे, जब आपके पास पैसा होगा तो क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। जब आपके पास पैसा होगा तभी डिमांड बढ़ेगा कि हम ये खरीद लें, हम वो खरीद लें, ये कर लें, वो कर लें। जो है अपनी बीबी का गहना बनवाना, पायल बनवानी है, जब आपके पास पैसे होंगे तभी ये सब दिमाग में आएंगे। और नहीं, तब तक दिमाग में नहीं आता है कि हमको पायल बनवानी या नहीं, तब तक रोटी कपड़ा मकान, बस ये 3 चीज आपको मिलता रहे बस। ठीक, समझ गए। मुद्रा संकुचन और मुद्रा प्रसार क्या होता है। इकोनॉमिक्स को समझा जाता है, जिया जाता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स को क्या नहीं करा जाता, रटा नहीं जाता, ना तो पढ़ा जाता है। ठीक, आपके आरी बगल जो सारी चीजें होती है उसी से इकोनॉमिक्स को आप वातावरण या फिर परिवेश में आपकी इधर उधर तमाम सारी चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुद्रा संकुचन, मुद्रा प्रसार आपके समझ में आ गया। नीचे दिया है IBRD। IBRD का मतलब होता है, क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व बैंक। ये इसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। किसको, तो इसको। ठीक है, तो इंटरनेशनल बैंक होता है ये। ठीक, इंटरनेशनल बैंक यानी विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। विश्व बैंक के आपको क्या करनी है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देना है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व बैंक, जिसको हम लोग अगर बात करें जाए तो बहुधा एक शब्द होता है, बहुधा लगा देंगे कि बहुधा या फिर अधिक मात्रा में हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी, तो एक समझौते के अनुसार हुई थी। ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, उसके अनुसार जो अविकसित देशों के पुनर्निर्माण के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी, इसके स्थापना का प्रस्ताव कब आया था, 1944 में आया था। ठीक है, 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना का प्रस्ताव आया था। किसके अनुसार, ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार। ठीक, ध्यान रखेंगे। और कब किया गया, तो जो है 1944 ईस्वी में न्यू हैम्पायर एक शहर है, कहाँ का, अमेरिका का, उसी के पास को है, इसका क्या किया गया, स्थापना किया गया। ठीक है, यह एक प्रकार का कैसा बैंक होता है, तो बैंकों के कई प्रकार होते हैं, तो यह क्या है, एक विनियोग बैंक है। क्या है ये, एक विनियोग बैंक है। बैंकों के कई प्रकार होते हैं, तो इनमें से क्या है, बैंकों का ये विनियोग बैंक है। क्या है, विनियोग बैंक। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के, जिसमें व्यापारिक बैंक एक होता है, एक औद्योगिक बैंक होता है, एक कृषि बैंक होता है, एक विनिमय बैंक होता है। ठीक, विनियम बैंक। ठीक है, विनिमय बैंक। ठीक है, एक्सचेंज बैंक। ठीक है, उसके बाद में बचत बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, निर्यात आयात बैंक होता है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक होता है। ठीक, ये तमाम प्रकार के बैंक होते हैं। तो जो विश्व बैंक होता है, ये क्या है, विनियोग बैंक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये मतलब विनियोग बैंक मतलब होता है ये देता है। ठीक है, ये निवेश करता है अन्य लोगों पर या अन्य देश के बैंकों को, क्या करता है, पैसा देता है, सरकार को पैसा देता है, जो अविकसित देश है उनको विकसित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि वहां पर भी लोग भूखे ना मरे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा देता है, रोजगार वृद्धि भी देता है। ये बस इतना लिख देंगे, हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बैंकों का क्या महत्व है। अगला प्रश्न है कि बैंकों का क्या महत्व है। तो बैंकों का तमाम सारे महत्व होते हैं। जैसे बैंक जो होते हैं, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, भेजने में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ बैंक में जो लोग होते हैं, बैंक क्या होते हैं, मतलब बैंकिंग आदत का विकास करते हैं उनके अंदर। तो जो बैंक में लोग रहते हैं, या फिर आप आज देखते हैं बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक से आप जो है घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, तुरंत फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगवा लिया जो चाहा, तो बैंक आपके बैंक में पैसा आपने ट्रांसफर किया, सारी चीजें हो गई। तो बैंक का ये महत्व है आजकल। ठीक है, बैंक क्या करते हैं, साख मुद्रा का आवश्यकता अनुसार प्रसार एवं संकुचन करते हैं। जैसे RBI जो बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोट वगैरह छापता है, नोट बनाता है, वो क्या करता है भैया,
तो वो क्या करता है, साख नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण मतलब क्या होता है कि मार्केट में मुद्रा को बढ़ाना है या मुद्रा को घटाना है। तो जब मार्केट में मुद्रा बढ़ा देगी आरबीआई सरकार के निर्देशानुसार, जब मार्केट में मुद्रा बढ़ा देगी तो क्या होगा, जब मुद्रा ज़्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और जब मुद्रा की कमी कर लेगी यानी मुद्रा संकुचन होगा तो क्या होगा, महंगाई घटेगी। ठीक, ये बात समझ में आई। तो बैंकों के यही सारे महत्व होते हैं, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगला है कीन्स का द्वितीय आधारभूत समीकरण। ठीक, कीन्स का द्वितीय आधारभूत समीकरण। कीन्स कौन है भैया, कीन्स एक जो है अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अपना सूत्र दिया था, समीकरण दिया था कीन्स महोदय ने, द्वितीय आधारभूत समीकरण। तो कीन्स महोदय की समीकरण की मैं बात करूं तो यह वैधानिक मुद्रा के साथ साथ शाख मुद्रा के बीच में महत्व देता है। कीन्स का जो समीकरण है, शाख मुद्रा में परिवर्तन का मुद्रा पर प्रभाव पड़ता है, ये बात कीन्स महोदय का द्वितीय आधारभूत समीकरण बताता है। इसका सूत्र होता है मित्रों, एच बराबर क्या होता है इसका सूत्र, एच बराबर ई बटे ओ। ठीक है, एच बराबर ई बटे ओ इसका सूत्र होता है। प्लस में और एक चीज होती है, जैसे ई बराबर ओ, यहीं पे प्लस लगा, इसके बाद में आपको 1 माइनस एस बटे आर, क्या 1 माइनस एस बटे आर, इस पर करूंगा जब मैं इस पर जो है सारी चीजें, जब चैप्टर वाइज वीडियोस आपके सामने आएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मुद्रा स्फीति के कारण बताइए। मुद्रा स्फीति का क्या कारण होता है, इसको आपको बताना है। मुद्रा स्फीति के जो है मुख्य रूप से दो कारण है। वो कारण है जैसे मौद्रिक आय में जब वृद्धि हो जाती है और उत्पादन में कमी हो जाती है। मुद्रा स्फीति में जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है, यानी जब मुद्रा लोग ज्यादा चीज कमाने लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चीजें कमाने लगे, या फिर उत्पादन में कमी हो जाए, दो प्रमुख कारण होते हैं। मुद्रा स्फीति मतलब क्या होता है, महंगाई का बढ़ जाना। क्या होता है, महंगाई बढ़ जाना। ठीक है, महंगाई कब बढ़ती है, जब या तो आपके पास पैसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे या तो फिर सामान कम बनने लगेगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में देखा होगा, एक कहीं कभी कभी नमक जो होता है बहुत महंगा हो जाता है। नमक की सप्लाई या प्याज वगैरह की सप्लाई जब कम हो जाती है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र किस पर टिका हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई। किस पर, डिमांड एंड सप्लाई। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मांग और पूर्ति। मांग क्या है, उसकी पूर्ति समय से हो जा रही है तो ठीक ठाक है मामला। अगर मांग ज्यादा है, पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई बढ़ने को क्या कहते हैं, मुद्रा स्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा स्फीति कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मुद्रा स्फीति मुख्य दो कारण से होती है। पहला तो या तो आय में वृद्धि हो जाए, या लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोग सामान खरीदेंगे। जब बहुत ज्यादा लोग सामान करेंगे तो ऑटोमेटिक सामान में कमी आ जाएगी। अगर उस हिसाब से उत्पादन नहीं किया गया तो और ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। मान लिया 10 किताब है और 10 किताब पहले 50-50 रुपए की एक एक किताब मिलती थी, और लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया, लोग गए किताब खरीदने लगे। एक दिन में उसकी 2 किताब बिकती थी, आज एक दिन में 10 किताब बिक गई उसकी फटाक से। अब उसके पास क्या है, तो उसने देखा कि 20 लोग हमारे यहाँ पे दुकान पे खड़े हैं। अब उसको, उसके पास 10 ही किताब है तो वो क्या करेगा, महंगी किताब कर देगा। जो 50 रुपए की थी उसी को 70-80 रुपए में बेचेगा। कहेगा भैया ले जाना तो ले जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो लोगों के पास पैसा भी है तो लोग क्या कहेंगे, नहीं किताब जरूरी है भाई, इसको खरीद लो, चाहे 80 में दे चाहे 100 में दे, तो उसको खरीद लाएंगे आप। तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास कमी है उस साधन की। जब कोई चीज़ों की कमी हो जाती है तो उसकी महंगाई बढ़ जाती है। या तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, या तो सामान की कमी होगी। तो दो प्रकार से महंगाई बढ़ती है, या तो आपके पास पैसा ज़्यादा हो या फिर सामान की कम उत्पादन हो रहा हो, सामान कम बन रहा हो। ठीक, समझ गए मुद्रा स्फीति क्या होती है। इसी के विपरीत मुद्रा अपस्फीति होती है। ठीक, तो उसको भी समझ लेंगे किसी दिन हम। अगला देखते हैं 10वां, बैंकों के क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बैंक के प्रकार हमने बताया था। बैंक क्या होता है, बैंक की परिभाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा के लेन देन का क्या करती है, कार्य करती है, तथा साख का प्रचार प्रसार करती है। तो साख का प्रचार प्रसार क्या करती है कि कब बैंक जो है, पैसा कब जो है मार्केट में होगा, यानी तरलता कब बढ़ेगी। तरलता मतलब लिक्विडिटी, मार्केट में पैसे को कम करना है या फिर पैसे को कम नहीं, मतलब घटाना है, ये कौन करता है, बैंक करता है। मुद्रा लेन देन यानी एक्सचेंज कौन करता है, बैंक ही करता है। अब यहाँ पे पूछा गया बैंकों के प्रकार, तो बैंकों के तमाम प्रकार होते हैं। बैंक लिखेंगे, बैंकों के निम्न प्रकार होते हैं। आप उसमें हेडिंग पहला डालेंगे व्यापारिक बैंक, दूसरा औद्योगिक बैंक, तीसरा कृषि बैंक, चौथा विनिमय बैंक। ठीक है, पांचवा आप डाल देंगे बचत बैंक, छठवां डाल देंगे केंद्रीय बैंक, सतवां आप डाल देंगे निर्यात बैंक, आठवां डाल देंगे अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इस प्रकार से आप बैंक लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए, तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हुए।
10 के 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने आपको बता दिया है। ठीक, अब ये भी मत कहिएगा कि हमने कुछ नहीं बताया, हमने पूरा समझा दिया है। अब आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब हम जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे इन प्रश्नों को आपको बता देंगे, साथ ही साथ ये वीडियोस में आएंगे क्योंकि यहाँ पे बताना मुश्किल है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देखिए, मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन में अंतर बताइए। क्या आप मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन में अंतर नहीं बता सकते? हमने बताया अभी सारी चीजें आपको कि मुद्रा प्रसार क्या होता है जब मुद्रा बहुत ज्यादा हो जाए, मुद्रा संकुचन क्या होता है मुद्रा में कमी आ जाए। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं, किसी दिन चर्चा कर लेंगे हम और विस्तार से आपको समझा देंगे। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता तो भैया ये प्रश्न अगर नहीं पता है तो इकोनॉमिक्स पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी पर आपका पूरा टिका होता है इकोनॉमिक्स, तो ये प्रश्न जरूर करना है। अगला लिखा है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, तो इस पर वीडियो बन चुकी है, इनको देख लीजिएगा। ठीक, तो मुद्रा का प्रसार और प्रचार मतलब मुद्रा प्रसार क्या होता है और मुद्रा संकुचन यानी मुद्रा की कमी और मुद्रा की वृद्धि में क्या अंतर होता है, इसको बताना था। अगर ये नहीं पता होता आपको तो ये लिख सकते हैं आप, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, आईएमएफ के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। आईएमएफ जो होता है ये भी एक प्रकार का जो है विश्व बैंक की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, तो इस पर क्या करना है, इसके प्रमुख जो कार्य होते हैं उसका उल्लेख करना है। अगर ये नहीं जानते तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या क्या लाभ होते हैं इसको आपको बता देना 200 शब्दों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रोफेसर कीन्स, केन्स लिखा होगा यहाँ पर, तो केन्स कहीं कहीं पे मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर आपको कीन्स मिलेगा। देखिए प्रोफेसर कीन्स के जो व्यावसायिक चक्र सिद्धांत है इस पर क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता है, ये सभी सिद्धांत मैं बताऊंगा। अगर ये प्रश्न नहीं पता तो आप ये लिख सकते हैं, केंद्रीय बैंकिंग और व्यापारिक बैंकिंग की तुलना करनी है। तो कुल मिलाकर के अंतर या फिर तुलना, क्या क्या चीजें इसमें समान है और क्या की चीजें असमान है। अंतर में क्या होता है, जो चीजें असमान होती हैं वही लिखनी होती है, लेकिन जब तुलना करनी होती है तो जो केंद्रीय बैंक में क्या क्या चीजें होती हैं और व्यापारिक बैंक में क्या क्या चीजें होती हैं, तो दोनों को आपको लिखना है, यानी कि आपको समानता और असमानता दोनों लिखनी है। ठीक है, ध्यान रखिए, तुलना मतलब होता है समानता और असमानता दोनों लिखेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है। यानी जो आरबीआई बनाई गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई, वो क्यों बनाई गई, इसका क्या क्या उद्देश्य था, इस उद्देश्य को आपको बताना है। साथ ही साथ अगर ये आपको नहीं पता है तो आप साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य बता दीजिए। साख नियंत्रण मतलब मार्केट में पैसे को कैसे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, ये क्या होता है, किस इसके कौन कौन से कारक होते हैं, इसको आपको बता देना 200 शब्दों में। आगे देखते हैं, इस पर वीडियोस बनेगी, आप चिंता बिल्कुल भी मत करें। इकोनॉमिक्स माइंड में घुसा देंगे। ठीक है, आप बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो, तब ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर शेयर लाइक्स आएंगी, मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, लास्ट तक आपको जो है अधिकतर चीजें मैं करवा दूंगा आपकी। ठीक है, आपके जो है एग्जाम तक। आगे देखते हैं, भारत को मुद्रा कोष से मतलब भारत को मुद्रा कोष से क्या लाभ प्राप्त हुआ है। तो भारत को मुद्रा कोष से क्या लाभ प्राप्त हुआ है, अथवा हार्ट्रे का शुद्ध जो मौद्रिक सिद्धांत है उसको लिखिए। तो हार्ट्रे एक अर्थशास्त्री है, इनका शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत है, इसको आपको बताना है। अगर ये नहीं पता था तो आप ऊपर वाला बता सकते हैं, भारत की जो मुद्रा कोष है उससे क्या क्या लाभ हुआ है भारत को मुद्रा कोष से। ठीक, ये चीजें बता देनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आते हैं खंड सा पर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। इनमें से किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और प्रत्येक का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। ठीक, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, इसके प्रारूपों की व्याख्या करिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है, इसको आपको बताना है। यानी कोई भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ले लीजिए, चाहे इंडियन अर्थव्यवस्था ले लीजिए, कोई भी अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चाइना की कैसी है, वहाँ की रूस की कैसी है, समाजवादी है। और चाइना मतलब अमेरिका की, चाइना का नाम निकल के आता है क्योंकि वो विस्तारवादी नीति अपनाता है। ठीक है, हर जगह पे कहता है कि ये सब मेरा है, ये एरिया पे चिन्ह पार दिया, मतलब एक लाइन खींच दी, कह रहा है सब मेरा है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर पूरा कब्जा लिया। ठीक है, जो देश उसके बगल पड़ते हैं वियतनाम, नाम उसको कहता है ये सब मेरा है। ठीक, तो किसी अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय का क्या महत्व होता है। तो अर्थव्यवस्था जो होती है ये एक अधूरा शब्द होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है, अधूरा सब्जेक्ट होता है, मतलब शब्द होता है, जब तक इसको किसी देश का वर्धस्य नहीं प्राप्त हो जाता। वर्धस्य मतलब होता है जब कोई देश इसके आगे भिड़ा देते हैं हम इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, तब ये शब्द पूरा होता है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था ले लीजिएगा आप, उसके राष्ट्रीय आय के महत्व को बता दीजिएगा। तीसरा देखते हैं, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के फिशर के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
आलोचनात्मक व्याख्या का मतलब होता है जो इसमें गलत चीजें हैं या फिर जो ऐसी चीजें हैं जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं उतर रही, उसको बता देना है। यानी इनकी क्या करनी है, कुछ कुल प्रकार से इनके जो सिद्धांत है, यानी फिशर का जो सिद्धांत है, इसकी क्या करनी है, आलोचना करनी है। आलोचना मतलब क्या होता है, इनमें कमियां ढूंढनी है। ठीक है, तो इनके सिद्धांत में कमियां आपको ढूंढनी है। मुद्रा के परिणाम से संबंधित सिद्धांत दिया था किसने, फिशर महोदय ने। आगे देखिए, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, इसको भी आपकी आलोचनात्मक, इसको भी इसकी परीक्षा करनी है कि क्या 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 इसमें आलोचनाएं हैं, उसको आपको बता देना है। आलोचना के साथ साथ बता दें हम, आलोचना के साथ साथ आप उसमें कमियां ही नहीं, उसके आप जो है अच्छी चीजें भी लिख सकते हैं। तो अच्छी चीजें लिखेंगे थोड़ी बहुत, ऐसा लिखेंगे कि ऐसा नहीं है कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत की केवल आलोचना की जाती है, इसकी समालोचनात्मक व्याख्या भी हो सकती है। तो इसके जो मतलब विशेषताएं हैं या फिर इनके जो अच्छे पहलू हैं उसकी हेडिंग डालेंगे, साथ ही साथ इसके नकारात्मक पहलुओं पर या फिर जो ऐसी मतलब कमियां, लाभ, कमियां, दो प्रकार की हेडिंग डाल देंगे, आप ऐसे तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार में कौन कौन से दोष हैं, इनको दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, बताइए। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है। क्यों प्रश्न है, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको प्रश्न पूछे जाने, क्योंकि आप भारत में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो भारत में अब अगर आप हैं तो अर्थशास्त्र आप पढ़ रहे हैं तो कुछ उद्देश्य से पढ़ रहे होंगे। जब कुछ उद्देश्य से पढ़ते हैं तो आपको भारत के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से भारत में जो बाजार होती है, मुद्रा बाजार में कौन कौन से दोष होते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, उसका आपको उपाय बताना है अपने तर्क शक्ति के हिसाब से। ठीक, ध्यान रखेंगे ये इतने प्रश्न हैं, इन पांचों में से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो ये समझ लिया आप लोगों ने। अब अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में, और द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है आपके लोक वित्त एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।